हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। और आज वी आर गोइंग टू डू आवर एससी का यूनिट नंबर 3 विच इज़ एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मुद्दे पे आता है जो आईएमपी टॉपिक से अपन डिस्कस कर रहे होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। भाई प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस क्या है? बहुत ईजी है भाई। प्रोजेक्ट प्लानिंग, कुछ प्लान करोगे तो प्लान करने से पहले क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एक ऐसी एक्टिविटी है ये जहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है मेक्स रीजनेबल एस्टिमेट। देखो भाई, प्लान करने से पहले ना एस्टिमेशन होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट को प्लान करें पहले एस्टिमेट की जाती है। क्या एस्टिमेट की जाती है? तीन चीज़ों की बात की इन्होंने, कॉस्ट, रिसोर्स एंड शेड्यूल। तो उसको कैसे याद करोगे? समझो, कॉस्ट इज COST कॉस्ट, और फिर तुम्हारा रिसोर्स और शेड्यूल कॉस्ट रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट रुपीज़। देखो मैंने बनाया, तुमको कोई गाली देगा मुझे सुन के कि क्या बना रहा है, किसी को अच्छी लगेंगी। अपने अपने भाई कुछ भी शॉर्टकट्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ ताकि याद रहे। तो तीन चीज़ें एस्टिमेट करेगा वो, कॉस्ट, रिसोर्स और शेड्यूल। राइट। द सेकंड पॉइंट, अभी ये जो चीज़ है कॉस्ट और रिसोर्स और शेड्यूल, जब लाइक इफ़ यू वांट टू एस्टिमेट इट, तुक्का तो नहीं मारोगे ना। कैसे मारोगे? एस्टिमेशन भी करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए यू विल नीड अ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, एक प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए जो बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले एक प्लान बनाते हैं अपन। ठीक है, और उस प्लान के हिसाब से यू कैन एस्टिमेट योर कॉस्ट, रिसोर्स एंड शेड्यूलिंग एंड ऑल। एंड उसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका प्रोसीड होता है, तुम्हारे प्लान भी अपडेट होते रहते हैं। अब इसका जो डायग्राम है, अब इसमें डायग्राम में क्या क्या है समझो। आप अपन कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई चीज़ मतलब कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसा ना कोई सुट्टा उट्टा मारने जा रहे हैं। कोई चीज़ स्टार्ट करनी है मेरे को, तो अगर कोई चीज़ मेरे को स्टार्ट करने पहले मैं क्या सोचूंगा कि भाई मैं जो चालू कर रहा हूँ, जो भी चीज़ चालू कर रहा हूँ, उसका मतलब स्कोप क्या है, मतलब मैं कर रहा हूँ उसको मुझे फ़ायदा भी है कि नहीं। मुझे वड़ा पाव का दुकान डालना है या मुझे कोई स्टार्टअप करना है, उसका स्कोप है कि नहीं। ऐसे नहीं कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, स्कोप क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी मतलब मेरे को परवड़ रहा है कि नहीं। फिजिबल इन द सेंस, जो आप कर रहे हो इज इट फिजिबल टू यू। ऐसा नहीं है कि आप अपने बाप की सारी जायदाद बेच के आप किसी स्टार्टअप में पैसे लगा रहे हो और डूब गया। फिजिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा फिजिबल होना चाहिए। उसके बाद एक बार अगर आपको फिजिबल है, स्कोप आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ स्कोप भी है, फिर आप करोगे उसकी रिस्क क्या क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले कूद गए मैदान में और अब समझ में आ रहा है कि भाई ये रिस्क है। नहीं, पहले रिस्क एनालाइज करोगे। वंस रिस्क एनालाइज हो गया है, नाउ यू आर रेडी टू गो राइट, मतलब आप गुड टू गो नाउ। तुम लोग जा सकते हो उस चीज़ में, अपन जा सकते हो। जो चीज़ अपन सोच रहे हैं स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं सोचूंगा, रिसोर्स क्या क्या मुझे लगेंगे, आइडेंटिफाई करूँगा। हाँ भाई, मेरा ये स्टार्टअप है या मेरा ये बिजनेस है तो मुझे ये रिसोर्स लगेंगे। अब रिसोर्स एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, देन आई विल थिंक कॉस्ट क्या क्या एसोसिएटेड है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है, क्या बजट मेरे को लगेगा। एक बजट तो लेके चलना पड़ेगा ना। एंड वंस बजट वगैरह हो गया है तो फिर मैं शेड्यूलिंग कर दूंगा कि हाँ मतलब अगर मेरे को समझो कुछ बिल्ड ही करना है, कुछ बना रहा हूँ मैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो अगर सब कुछ चीज़ सब यहाँ तक सब कुछ हो गया है, अब मैं बनाऊँगा शेड्यूल कि हाँ मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 महीने में होना चाहिए। तो फर्स्ट हफ्ते में मैं ये करूँगा, सेकंड हफ्ते में ये करूँगा, थर्ड हफ्ते में ये करूँगा, और 1 महीने में मेरा पूरा काम रेडी हो जाएगा। ब्ला ब्ला ब्ला। सिंपल है यार, इसको फेंकना होता है बस। ठीक है, इतना ईजी होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आपको बस ये फेज़ याद रखना है, ये नहीं फेंकना, ये याद रख लो। जो फेजेस है आपके, ये वाला डिटरमाइन, एनालाइज, रिस्क, आइडेंटिफाई, ये जो 4 फेज़ है, 5 फेज़ है, वो याद रखो। फिर फेंको यार, फेंको। ये देखो इधर फेंका है बस उन्होंने। ठीक है, पढ़ लो क्या लिखा है। और मैं बोलता हूँ पढ़ना भी क्या है, पढ़ा चलो नहीं, पढ़ लो यार, ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने। पढ़ लो और जितना लिखा है उससे भी ज़्यादा फेंक दो। ठीक है, डिपेंड्स, अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आ गया तो इतना छोटा तो नहीं लिख सकते अपन, बट फेंक सकते हैं कि इनिशियल स्टेज होता है। मैं जस्ट आई गिव यू एग्जांपल कैसे फेंकते। वैसे तो भाई सब फेंक रहे हैं, सबको पता है मुझे फेंकते कैसे, बट ठीक है फिर भी बता रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज क्या है, कि स्कोप देखना है, फिजिबिलिटी देखना है। स्कोप इन द सेंस, फिजिबल इन द सेंस, जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ क्या मुझे वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, मेरे लिए टाइम इफेक्टिव है या नहीं। वैसे वैसे फेंक के लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि शॉर्ट नोट बताओ सॉफ्टवेयर स्कोप और नीड। तो सॉफ्टवेयर स्कोप के बारे में पूछे, राइट। सॉफ्टवेयर स्कोप कैसे बताते हैं अपन? पहला चीज़, सॉफ्टवेयर का जो स्कोप है, 1 सेकेंड। तो सॉफ्टवेयर का स्कोप ना 4 चीज़ें डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर का स्कोप 4 चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? देखो, स्कोप बनाते क्यों है, स्कोप का पर्पस क्या है। तो स्कोप का पर्पस ये है कि पहला चीज़ है फंक्शन एंड फीचर दैट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, वो ये स्कोप बताएगा। ठीक है, आप मैनेजर हो, आप बनाने वाले हो प्रोजेक्ट। ठीक है, आई एम अ कस्टमर, तो स्कोप बताएगा कि क्या फंक्शन जो मैं आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, मैं कस्टमर हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बनाना है। तो एज अ मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप क्या क्या फंक्शंस में को डिलीवर करोगे, क्या फीचर्स होंगे प्रोजेक्ट के, वो स्कोप में आएगा। दूसरा, डेटा विच कैन बी इनपुट या आउटपुट, वो डेटा आएगा स्कोप में, विच कैन बी इनपुट आउटपुट। ठीक है, कुछ बनाने हो तो डेटा भी चाहिए होगा। दूसरा, कंटेंट,
कंटेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज प्रेजेंटेड टू द यूज़र। सब कुछ बनने के बाद एक कंटेंट होगा जो यूज़र को प्रेजेंट किया जाएगा, वो कंटेंट भी स्कोप में आता है, ठीक है। द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट्स, रिलायबिलिटी एंड इंटरफेस दैट बाउंड्स द सिस्टम। तो क्या क्या समझ में आया हमको? पहला स्कोप क्या क्या बता रहा है, फंक्शन फीचर जो एंड यूज़र को देने हैं, डाटा जो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, कंटेंट जो यूज़र को दिखाया जाएगा, और परफॉर्मेंस वगैरह, ठीक है। जो मतलब सिस्टम में यूज़र को देना है और उसका परफॉर्मेंस वगैरह क्या होने वाला है वो भी स्कोप बताएगा। स्कोप के हिसाब से हाँ अच्छा इसका स्कोप है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, अच्छा ये स्कोप है तो हमको ये डेटा लगेगा, स्कोप ये है तो काम करेंगे अपन इस स्कोप के हिसाब से मैं XYZ ऑपरेशन करूँगा, और आउटपुट जो होगा इस हमारे प्रोजेक्ट का वो होगा कि मैं कुछ ये कंटेंट XYZ कंटेंट जो है यूज़र को प्रेजेंट करूँगा। तो ये स्कोप आप ऐसे चीज़ें स्कोप बता रही हैं। दूसरा है कि स्कोप को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो स्कोप को डिफाइन करने के देखो क्या है तरीका। फर्स्ट, स्कोप कैन बी डिफाइंड यूजिंग नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आफ्टर कम्युनिकेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर। पहला है स्कोप अगर आपको डिफाइन करना है ना, देखो स्कोप कौन बताएगा? पहला तो चीज़ है स्कोप बताने के लिए आप क्या करो, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन कर लो, ठीक है। एक नरेटिव ले लो कि हाँ कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या विजुअलाइज़ कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को, जैसे विजुअलाइज़ कर रहा है वो एज अ स्कोप आप उसका डिस्क्रिप्शन ले लो। फर्स्ट ये तरीका हो गया। सेकंड, स्कोप कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ यूज़ केस डेवलप्ड बाय द यूज़र। तो एक तो हो गया नरेटिव डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नरेटिव मतलब वो बस नरेट कर रहा है कि उसके हिसाब से कैसा होना चाहिए। दूसरा है कि यूज़ केसेस, मतलब जो आप बना रहे हो उसका यूज़ केसेस क्या है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरे को एक ऐसी मशीन चाहिए जो ये काम करती हो, जो वो मतलब मैं सिर्फ काम बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा मशीन सुंदर होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ यूज़ केसेस क्या है उस मशीन के। तो उस यूज़ केस के ऊपर यू कैन डिफाइन द स्कोप। तो ऐसे स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द स्कोप डिस्क्रिप्शन वेरियस फंक्शन आर डिस्क्राइब। स्कोप डिस्क्रिप्शन के अंदर वेरियस अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। स्कोप जब डिस्क्राइब कर रहे होगे तो उसमें आप बताओगे कि हाँ मतलब मेरे को एक मशीन चाहिए जो चाय बनाती हो, तो उसमें एक मेरे को ये फंक्शन चाहिए जो इसको मैं दबाऊंगा तो कोल्ड कॉफ़ी बनेगी, और इसको ये दबाऊंगा तो ठंडी कॉफ़ी बनेगी, और कुछ भी ऐसा कुछ तो ऐसे फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन को पहले इवेल्युएट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स बिफोर द एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इन ये जो आपके फीचर्स है, जो फंक्शंस है, उनको हम लोग और इवेल्युएट करते हैं, उनको और रिफाइन करते हैं, ताकि एक मतलब एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि करने क्या वाला है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट आर एनालाइज्ड। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन मतलब क्या, जो भी चीज़ बना रहे हो, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, मतलब कैसे बनाओगे, क्या उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा, कैसे कितना फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंड सो ऑन। The concerns identify the limitation placed on the software by external hardware and the existing system. Scope define करते समय आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे limitations आप फेस कर सकते हो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से जो रिलेटेड limitations है जो आप फेस कर सकते हो, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 10 सेकेंड पीछे करो, सुनो, और फिर एक बार समझ में आ गया तो फेंकना है बस अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिमेंशन क्या है सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी के। देखो डिमेंशन क्या होता है, लिस्ट करने हैं अपने को। तो डिमेंशन कैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, किधर का टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, टाइम है, रिसोर्स है। तो भाई देखो आपको याद क्या रखना है, टेक्नोलॉजी ये नहीं बोल सकते आप, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टाइम एंड रिसोर्स, ये नहीं भूलना अपने को, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 सेकेंड। हाँ, दिस इज टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंस, टाइम एंड रिसोर्स। अब इसका कुछ बन रहा है तो बना लो आप। देखो मेरे को रफ्तार बन रखा है, RFTR, रफ्तार, है ना। देखो आप जो बनाना है बनाना है, मैं कुछ बनाऊंगा मुझे गालियाँ दोगे कि साले क्या बना रहा है, इससे अच्छा खुद ही बना लो, ठीक है। TFTR न्यूमोनिक्स है, कुछ बनता है तो बना लो TFTR से, ठीक है। टर्फ, टर्फ जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हो भी बना रहे, TRF टर्फ, ठीक है। और फिर एक कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। मेरा मोटिव वो नहीं है, मोटिव है इसको डिस्क्राइब करना। तो देखो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या डिस्क्राइब करोगे भाई, ये जो डिमेंशन, इसमें बताओ कि जो आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो ये प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल है कि नहीं, टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं। मतलब जो टेक्नोलॉजी पे आप काम करने वाले हो, आप उससे मतलब उस पर अवेयर हो क्या। देखो अभी बुक में तो बहुत कम लिखा है, मैं फेंक के बता रहा हूँ, ठीक है। जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, क्या आपके जो आपके क्या बोलते हैं, आपके जो साथ में आपके लोग हैं, क्या उस टेक्नोलॉजी से अवेयर है, क्या आप उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो, क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए फिजिबल है, वो फर्स्ट डिमेंशन हो गया। सेकंड इज़ फाइनेंस। फाइनेंस इज द मतलब क्या, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल है। फॉर एग्जांपल जो आपके मतलब पॉकेट में बैठ रहा है, क्या आपको प्रॉफिटेबल है, क्या आप कस्टमर से पैसा लोगे और जिस पैसे में आप बना के दे रहे हो उसके बाद आप प्रॉफिट कर पा रहे हो कि नहीं, वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं। दूसरा, कस्टमर जो बजट दे रहा है उस बजट में बनाना पॉसिबल है कि नहीं। कभी कभी गंदे बजट की वजह से क्या होता है, कस्टमर के पैसे ख़त्म के बाद खुद के पैसे ना लगाने पड़ जाए, ठीक है। तो वो बजट में है या नहीं, अफोर्डेबल है या नहीं,
तो ये सब चीज़ें अपन देखेंगे फाइनेंस के अंदर। नेक्स्ट इज़ टाइम। टाइम में ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट मुझे डिलीवर करना है वो मैं टाइम पे डिलीवर कर सकता हूँ या नहीं, आउटकम जो मुझे देना है क्या मैं डेडलाइन को मीट कर सकता हूँ या नहीं। और दूसरा एक टाइम का एक और एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि कितने टाइम तक मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में जो कंपटीशन है उसको सस्टेन करेगा, है ना। मार्केट में अगर मैं इसको लॉन्च करूँगा तो कितने वो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि देख ये प्रोजेक्ट ऐसा है 10 साल तक कोई हाथ नहीं लगाएगा, मतलब इतना इतना एडवांस्ड है ना। ये इतना मस्त चीज़ बना दिया, 10 साल तक तो कोई अगल बगल भी नहीं आएगा। तो वो भी एक टाइम का एक एक्सपेक्ट है। दिस इज़ रिसोर्स जो आप बनाने जा रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, इज़ रिसोर्स अवेलेबल टू यू। क्या रिसोर्स है आपके पास, फिजिबल है रिसोर्स को अवेलेबल कराना और उसको यूज़ करना। रिसोर्स मतलब तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स हो गए, नेचुरल रिसोर्स हो गए, जो भी रिसोर्स हमको लग रहा है, टेक्निकल रिसोर्स हो गए, वो सब है क्या अवेलेबल, ये तुम्हारे यहाँ पे आता है। ठीक है, ये अभी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। तो अभी एस्टिमेशन क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स व्हाइल एस्टिमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है यार। एक तो देखो, पहली बात, कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले ना सोचो खुद उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में क्या एस्टिमेट करेंगे, प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, प्रोजेक्ट में कितने ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, कितने आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे, क्या ड्यूरेशन होगा, ये सब एस्टिमेशन, मतलब ये सब पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, बाद में जो मतलब क्या, कभी अगर कुछ भी याद नहीं रहा तो कुछ तो फेंकने को होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा है नीड क्या है एस्टिमेशन का, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्ट, वन सेकेंड, डिफरेंट पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्ट दैट नीड टू बी एस्टिमेटेड इंक्लूड प्रोजेक्ट साइज, एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये वही चीज़ जो हमने भी डिस्कस करी। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ दिस पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कोटिंग एन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट कॉस्ट टू द कस्टमर। सी, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो ना आप, तो जो कॉस्ट एसोसिएटेड होता है उसके, वो आप खुद नहीं बियर करते, कस्टमर बियर करता है। जो कस्टमर इन द सेंस जो आपका स्टेक होल्डर है, या जो मतलब जिसका आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो कॉस्ट एस्टिमेट देने के लिए उसको ये लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट, अपने पैरामीटर्स, अगर आपने कुछ समझो कुछ पैरामीटर्स आपने मिस कर दिए, तो आप ऑफकोर्स आपका कॉस्ट भी कम निकलेगा। फिर आप कम कॉस्ट उसको बताओगे, फिर आप बताओ कि नहीं कॉस्ट, देयर इज़ अ चेंज इन द कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बार एक कॉस्ट फाइनल होना चाहिए, और वो होने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि सारे जो भी फैक्टर्स है, जो पैरामीटर्स है, वो अच्छे से एस्टिमेट हो जाए। राइट नाउ द सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। हमने कुछ देर पहले भी देखा था। ठीक है, प्रोजेक्ट का स्कोप समझने के लिए भी एस्टिमेशन बहुत हेल्प करता है। नाउ द एस्टिमेशन ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रिसोर्स प्लानिंग एंड द शेड्यूलिंग। राइट, अभी आपके प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है कि आपका रिसोर्स प्लानिंग और शेड्यूलिंग कैसे होने वाला है। राइट, शेड्यूलिंग, तो अभी इसके बाद अभी स्टेप्स देखते हैं। कितने स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन 4 स्टेप है, स्टेप 1 2 3 4। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या, एस्टिमेट दी साइज़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में साइज़ एस्टिमेट करना है। चलो अभी इसको मैं ज़रा थोड़ा मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में साइज़ एस्टिमेट कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में एफर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में स्केड्यूल एस्टिमेट कर रहे हैं, और फोर्थ स्टेप में प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, ईजी है। अभी इसके अंदर भी डीप में घुसेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोल्ड में किया नहीं है, तो अपने को लग रहा है कि कितना बड़ा पैराग्राफ है, मतलब मैंने उसको तोड़ के बताया कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ अपन साइज़ की बात करेंगे। तो साइज़ की बात जब बात करते हैं तो अपन क्या देखते हैं, वी एंड अप बाय डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ अ लाइन ऑफ कोड। ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड कितने हैं, प्लस फंक्शन पॉइंट्स FP क्या है। जिनको FP नहीं पता, अभी समय आएगा उसका, थोड़ी देर में अपन वो भी पढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए LOC और FP दो चीज़ के ऊपर अपन जो साइज़ है प्रोजेक्ट का उसको डिसाइड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। राइट, इसके अलावा और भी कुछ यूनिट्स ऑफ मेजर होती हैं। ऑफकोर्स अगर आप प्रोजेक्ट को अपन साइज़ मेजर कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो कुछ तो मेजर होना चाहिए ना। यू कैन नॉट से माई प्रोजेक्ट का साइज़ इज़ 3 किलोमीटर। ये क्या बात हुई, आप रोड थोड़ी बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपकी मेजरमेंट यूनिट्स है वो क्या है, लाइन ऑफ कोड है यहाँ पे, एंड योर FP। इसके अलावा और भी कुछ होता है पैरामीटर्स। एक तो ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कंपेयर करो एक ऐसे प्रोजेक्ट से, सिमिलर प्रोजेक्ट जो पहले बन चुका है, मतलब इज बाय कंपेयरिंग इट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द सेम काइंड। ओके, सो लाइक इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग एंड समथिंग ऑफ दैट काइंड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, तो आप उससे कंपेयर कर लो कि क्या साइज़ हो सकता है। राइट, देन द एक्सपर्ट यूज टू, अभी छोड़ो एक्सपर्ट छोड़ो ये, ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी थोड़ा फेंक सकते हो। नाउ एस्टिमेट द एफर्ट। अभी एफर्ट
सेकेंड चीज़ में हमको एस्टिमेट एफर्ट बताना है कि भाई कितना एफर्ट लगेगा, कितने पर्सन लगेंगे मंथ्स में, कितने पर्सन आवर्स लगेंगे, कि भाई इतने बंदे होंगे तो इतने महीने का काम होगा, इतने घंटों का काम होगा पर डे। अगर आप कोई कोर्स खरीदते हो तो वो लोग लिखते होंगे 100+ आवर्स ऑफ लेक्चर, 200 आवर प्लस लेक्चर, है ना। जब वो लोग प्लान कर रहे होंगे, ये तो आप तो कस्टमर हो, बट सोचो जब उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया होगा तो भी तो सोचते होंगे ना कि हाँ हम कोर्स बना रहे हैं, उसमें हमारा जो एफर्ट है वो इतना लगेगा कि हमको 300+ आवर ऑफ लेक्चर डेडिकेट करना है, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही किया है। Effort estimation is used to help draft project plans, budgets and the early stages of the software development life cycle. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में आपके प्रोजेक्ट प्लान और बजट्स के लिए भी इट्स इंपॉर्टेंट, एंड दिस प्रैक्टिस इनेबल्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द कॉस्ट। मतलब बेसिकली सब कुछ कहीं ना कहीं जाके कॉस्ट एंड बजट से एफिलिएट हो रहा है ना। यहाँ पे देख लो आप कि लास्ट में भी उन्होंने लिखा है कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कॉस्ट एलोकेट करने में बहुत चीज़ काम आती है। कौन सी? एफर्ट वाली बात हो रही है। नाउ स्केड्यूल। अब स्केड्यूल डालने के लिए क्या है, कैलेंडर मंथ्स में भाई कि हाँ फर्स्ट वीक ऑफ में हमारा ये माइलस्टोन है, सेकंड वीक का ये माइलस्टोन है, एक महीने का ये माइलस्टोन होगा और 2 महीने में अपन कंप्लीट करेंगे, एंड सो ऑन। तो वैसे ही यहाँ पे सेम चीज़ होगी। इफेक्टिव प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग लीड्स टू सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर स्केड्यूलिंग अच्छी है तो आपका जो सक्सेस है प्रोजेक्ट का वो ज़रूर होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा और इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट। अगर आप कस्टमर हो और आपने कुछ फॉर सपोज आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और आप कस्टमर हो, तो आप चाहोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है टाइम पे डिलीवर हो जाए, तो आप सेटिस्फाई होगे, राइट। कॉस्ट भी कम से कम हो और सक्सेसफुल हो प्रोजेक्ट। लास्ट चीज़, एस्टिमेट दी प्रोजेक्ट कॉस्ट इन डॉलर्स और लोकल करेंसी। जो भी लोकल कॉस्ट है, लोकल करेंसी है, उसमें आपको अपने जो प्रोजेक्ट है उसका जो प्राइस है वो पता करना है क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। ठीक है, अभी देखो डिकम्पोज क्यों करना होता है। कभी कभी प्रोजेक्ट के साथ जितना बड़ा होता है ना, मतलब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं हम लोग कोडिंग में, तो कभी कभी इतने बड़े बड़े कोड होते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व पूरा का पूरा कोड एट इन अ सिंगल गो, तो हम लोग उसको चंक्स में तोड़ते हैं। वैसे यहाँ पर भी है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स इतने बड़े होते हैं या कुछ प्रोजेक्ट इतने बड़े होते हैं उनको डिकम्पोज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी डिकम्पोजिंग की बात हो रही है। तो डिकम्पोज करके फिर हम लोग उसका जो साइज़ वगैरह एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट जो इसमें चीज़ है वो LOC बेस्ड, LOC मतलब लाइन ऑफ कोड्स बेस्ड एस्टिमेशन है। तो क्या है ये देखते हैं अपन। सो फर्स्ट थिंग दे से साइज ओरिएंटेड मेजर इज डिराइव्ड बाय कंसिडरिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एक साइज ओरिएंटेड मेजर है, मतलब इसका पूरा जो LOC किसके इर्द गिर्द घूमती है, प्रोजेक्ट के साइज़ के। ठीक है, लाइन ऑफ कोड मतलब साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो पूरा उसी के ओरिएंटेड है ये, और कुछ नहीं सोचता ये मेथड। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स अ सिंपल रिकॉर्ड ऑफ साइज मेजर फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इट बिल्ड्स ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सॉफ्टवेयर क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन एक रिकॉर्ड बनाता है कि क्या एस्टिमेट, क्या मतलब क्या क्या मेजर हो सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के। ठीक है, अभी ये पास्ट एक्सपीरियंस भी हेल्प करती है कि पास्ट एक्सपीरियंस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका साइज़ क्या हुआ था, कितना साइज़ का, कितने लाइन ऑफ कोड वो लगे थे किसी फंक्शन को डिराइव करने के लिए। तो उससे भी अपन आइडिया लेके साइज़ ऑफ लाइन ऑफ कोड डिराइव कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर, तो कुछ काम का नहीं। चलो आगे, अब इसमें क्या क्या है आपके, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, क्या क्या चीज़ें इसमें अपन देखते हैं। तो सिंपल सेट ऑफ साइज मेजर दैट कैन बी डेवलप इज गिवन। क्या क्या चीज़ें लगती है, तो पहले तो आपको लगती है साइज़। ठीक है, साइज़ को अपन नापते हैं KLOC। ठीक है, लाइन ऑफ कोड तो याद ही रहेगा आपको, बस पीछे किलो लगा हुआ है। देन एफर्ट देखते हैं कि पर्सन मंथ में एफर्ट कितना है। वी सी व्हाट इज़ द प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज़ द क्वांटिटी, नंबर ऑफ फॉल्ट्स भी अपन चेक करते हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ फॉल्ट भी कोड में चेक कर रहे हैं, तो उसका भी उसका मेजर भी सेम है, KLOC ही है। तो मतलब कितने किलो के आप एरर कर रहे हो, है ना, कितने किलो के आपके कोड है और कितने किलो की एरर है। अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो ऐसा। ठीक है, बस ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मत लिख देना कि 5 किलो एरर और 2 किलो कोड, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलो आगे, कॉस्ट को भी हमने किलो में देखा है कि मतलब देखो बड़े बड़े कोड में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि द कोड इज़ एक्सपेंसिव। कोड इज़ एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है कि वो कोड इतना बड़ा है, दैट मीन्स देर इज़ सम, क्या बोलूँ मैं, देर इज़ सम पैसा एसोसिएटेड विद द कोड, राइट। तो कितना पर लाइन ऑफ कोड में कितना डॉलर एसोसिएटेड है। ठीक है, ऐसा होता है प्रोजेक्ट्स में कि इतने लाइन्स ऑफ कोड, हर एक लाइन ऑफ कोड पे सम डॉलर्स एसोसिएटेड होते हैं, तो ऐसा कॉस्ट भी है। दैन डॉक्यूमेंटेशन भी होता है कि आप मतलब आपने जो भी किया है प्रोजेक्ट में, स्टार्टिंग
आपके मतलब जैसे आपने कुछ अभी पीबीएल वगैरह बनाया होगा तो अपना डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा प्रॉपर, वो लोग बोलते हैं करने के लिए कि कहाँ से क्या से रिसोर्स उठाया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन, तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसको अपन लेते हैं, क्या लेते हैं सॉरी, मतलब नज़रिया देते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब उसको ज़रा ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे। शिट, चलो आगे। द साइज मेजर इज़ बेस्ड ऑन दी लाइन्स ऑफ कोड ऑफ कंप्यूटेशन। तो अभी जो साइज़ का जो मेजर है वो कैसे अपन बता रहे हैं, आपके जो लाइन ऑफ कोड है उसको जो कंप्यूटेशन है उस पर डिसाइड कर रहा है कि आपका साइज़ मेजर क्या होने वाला है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मतलब सब साइज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। द लाइन ऑफ कोड इज़ डिफाइंड एज वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ये सब छोड़ो। बस ये देखो यहाँ पे कि वाइल काउंटिंग द लाइन्स क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक लाइन मत काउंट कर लेना भाई, कमेंट मत काउंट कर लेना भाई, दो चीज़ काउंट मत करना, उसके छोड़ के बाकी जो है सब काउंट कर लो। चलो आगे। द साइज ऑफ यूनिट मेजर इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड नहीं है। चलो अब एग्जाम्पल है, कहते हैं ना इसको ना हुआ बना के रखा है, नहीं कि बहुत डरते हैं एलओसी बेस्ड, छोड़ के जाते हैं, कितने लोग छोड़ के जाते हैं, जबकि बहुत इजी है यार। एलओसी बेस्ड इतना इजी चीज़ है, बार बार पूछते हैं एलओसी हो गया, एफपी बेस्ड हो गया, ये सब छोड़ कर जाने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो इतने में ख़त्म भी हो गया। अब एग्जाम्पल देख रहे, एग्जाम्पल बहुत ईजी है। एग्जाम्पल में है क्या, देखो एग्जाम्पल में लिखा है आपके पास यू हैव यूज़र इंटरफेस, मतलब ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब आपके, आप सपोज इमेजिन करो कोई आपका प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ABC, ठीक है, उसके मॉड्यूल्स है ये सारे, ये सब उसके मॉड्यूल्स है। ये हैव यूज़र इंटरफेस, 2D ग्राफिक, 3D ग्राफिक, डेटाबेस, कंप्यूटर ग्राफिक, पेरीफेरल कंट्रोल, डिज़ाइन एनालिसिस, ये सब चीज़ें याद है नहीं याद है कुछ और फेंक देना, जो याद होंगे एज इट इज़ छाप दो, जो नहीं होगा कुछ तो और क्रिएटिविटी डाल देना वहाँ पे। ऐसा मत देना कि यूज़र इंटरफेस 2D 3D भूल के तो लिख दिया रोड मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड क्लीननेस, ये सब मत फेंक देना, ठीक है। ज़रा बस फ्लो मेंटेन रखना। चलो आगे। अब इसमें लाइन ऑफ कोड देख रहे हैं अपन, देखो यूज़र इंटरफेस 2D, वही सेम चीज़ है जो वहाँ पे देखी, तो ये यूज़र इंटरफेस है, 2D है, 3D, सेम चीज़ है। लाइन ऑफ कोड है, ये भी आपको अपने मन से कुछ भी फेंकना है यार, सुनने रट के जाना है, कुछ भी फेंको। 2,500 लिखा है, 5,000, 6,000, ब्ला ब्ला ब्ला, लास्ट में राउंड फिगर कर दो। उन्होंने क्या किया है, ज़रा नंबर हार्ड लिए। आप ऐसे नंबर देना जो आपको काउंट करने में ईजी हो, 10, 15, 20, 25 ऐसे नंबर लेना, 10,000, 20,000, 25,000, 26,000, ताकि राउंड फिगर में आप काउंट करना ईजी हो। एक बार ये काउंट हो गया, देन आपका टोटल आएगा एस्टिमेशन लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो ये आपका एस्टिमेशन आया, ये आपको ये आ गया एस्टिमेशन। अब द LOC फॉर 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस फंक्शन इज बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स। अभी 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस कहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस यहाँ पे। अब अगर मेरे को इसको मतलब एनालाइज करना है तो कैसे करूँगा, इस एस्पेक्ट के लिए मेरे को इसके 3 पैरामीटर चाहिए होंगे, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और क्या बोल रहा है, मोस्ट लाइकली। तो यहाँ पे जो नंबर है ना 6450, अब एक नंबर दिया है 6450, ये नंबर कैसे आया है, इनके हिसाब से नंबर ऐसे आया है कि इन्होंने ना, देखो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, फॉर सपोज द बेस्ट केस क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका गोवा का ट्रिप है, बेस्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस ये हो सकता है कि सब दोस्त मान गए, प्लान बनना तो बहुत फिर वो तो बहुत ही इनिशियल फेज़ है, पर प्लान बनने के बाद सब आ भी गए और आप गोवा चले भी गए, ये आपका बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक केस है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस ये हो सकता है कि 4 लोग का प्लान बना, पहले वो 3 लोग रेडी थे और आप रेडी नहीं थे, और फिर बहुत मुश्किल से आपने अपने पेरेंट्स को रेडी किया, आप रेडी हो गए, पैसे मिल गए और वो 3 लोग रेडी नहीं है, ये वर्स्ट केस हो गया, अब नहीं जा रहे आप। और एक होता है मोस्ट लाइकली, मतलब एवरेज केस ऐसा होगा कि 4 दोस्त हो आप लोग, 4 में से एक भोंगा है, वो उसके बहुत चांस है कि वो नहीं जाएगा, वो गरीबी दिखाता रहता है बहुत पैसे, वो नहीं आएगा, तो मोस्ट लाइकली 4 में से आप 3 ही जाने वाले हो, या फिर वो आ गया तो आ गया, ये वो मोस्ट लाइकली। तो इस चीज़ से हमने कोड को भी हमने वैसे ही क्लासीफाई किया है। तो इस हिसाब से मतलब इस कोड का मतलब 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस के लिए मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक चीज़ थी 4700, मोस्ट लाइकली थी 6000 और पेसिमिस्टिक थी 10,000, ठीक है। अब इसे एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा भाई, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। हाँ रही बात इन नंबर्स की, ये नंबर आप कुछ भी लिख लो यार, ये नंबर ना कोई एग्जामिनर लेके नहीं बैठा ज्योमेट्री और पेन और पेपर लेके नहीं बैठा काउंट करने के लिए कि हाँ आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। अब मैं तो बोलता हूँ नंबर लिख लेना हाथ पे, ये जो 3 नंबर है हाथ पे लिख के जाओ यार, ये 3 नंबर लिख लो, ये लिख लो हाथ पे, नहीं तो याद कर लो,
और बस आपको थोड़ी सब पर डिराइव करना है, बाकी का नंबर ऐसे एज इट इज़। जैसे कि ये 25,000 क्यों आया, आई डोंट नो। ये यहाँ पे नंबर क्यों है मुझे नहीं पता, ये यहाँ पे क्यों, मुझे डिराइव ही नहीं करना, आपको बस इनमें से एक डिराइव करना है। उन्होंने इस पूरे एग्जाम्पल में से सिर्फ इसको डिराइव किया है 6,450 को, बाकी किसी को डिराइव नहीं किया है। तो आपको भी वैसे ही करना है, एग्जाम्पल देना है लंबा चौड़ा, लिस्ट बड़ी बनाओ और एक को डिराइव करो ताकि पेजेस भरे लगे कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है एस ऑप्ट बोले तो ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, सॉरी ये ऑप्टिमिस्टिक हो गया, अरे यार कलर की जरूरी नहीं आना, ये तुम्हारा ऑप्टिमिस्टिक हुआ, ये तुम्हारा पेसिमिस्टिक हुआ, और ये एम बोले तो मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो लिख देना पहले तो ये फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला लिख के बताना वेयर एस ऑप्ट स्टैंड्स फॉर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेशन, एस एम स्टैंड्स फॉर मोस्ट लाइकली एस्टिमेशन, एंड एस एस पी ई डबल एस, वो शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टैंड्स फॉर पेसिमिस्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी एस्टिमेशन, ये लिख दिया, फिर उसको काउंट करो और आंसर आ गया आपका, बात ख़त्म। ठीक है, उसके बाद उनके नीचे क्या किया उन्होंने, एवरेज रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट्स एवरेज प्रोडक्टिविटी इज़ 500 लाइन पर मंथ एंड एवरेज लेबर कॉस्ट इज, ये भी देखो मन गणत नंबर है यार, क्या लोग को हार्ड लगता है इसमें, ये भी मन गणत है, आपको इसको याद नहीं करना है। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा है, मतलब इससे पहले जो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बने हैं या कुछ स्टैट्स है अपने पास, उसके हिसाब से लोग बता रहे हैं कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है ना, वो क्या है कि 500 लाइन ऑफ कोड पर मंथ, दिस इज़ योर एवरेज प्रोडक्टिविटी। अगर मतलब ये एवरेज प्रोडक्टिविटी रहती है इस किसी भी प्रोजेक्ट में, मतलब जो एवरेज लेबर कॉस्ट होता है वो होता है $600 पर मंथ। भाई आपको याद को थोड़ी करना है, एक कुछ भी रट लो मन में यार, कुछ भी डाल दो उधर, कोई नहीं बैठा आपका उधर वो इतना चेक करने के लिए। नाउ द कॉस्ट फॉर लाइन्स ऑफ द कोड कैन बी एस्टिमेटेड एज, अभी लाइन ऑफ कोड जो क्या वो लिखा है, सॉरी द कॉस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कैन बी एस्टिमेटेड। अब लाइन ऑफ कोड का कॉस्ट कैसे एसोसिएट किया, आपका कॉस्ट कितना था $6,000 पर मंथ, एंड व्हाट इज योर प्रोडक्टिविटी डिवाइड 500, इसको डिवाइड किया, आंसर आया 12, तो तुम्हारा कॉस्ट निकल गया, इट्स योर $12 पर लाइन ऑफ कोड, तो ये तुम्हारा कॉस्ट भी निकल गया। इतना ईजी होता है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी है तो स्किप मारो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही बार जो है कि उसमें रिपीट हुआ है, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल। तो होता क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द एस्टिमेटेड एफर्ट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड, एफर्ट and cost across the, let me erase it, let me keep it clean again. So it's an activity that distributes the estimated effort across the planned project duration by allocating the effort to specific software engineering task। मतलब क्या है कि जो अपना शेड्यूल उसको कैसे डिफाइन किया कि मेरे पास तो ये एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी में हो क्या रहा है कि अपन एफर्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको, उसमें अपन हमारे एफर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ इस एक्टिविटी में, पूरे प्रोजेक्ट में अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगे और हर एक एक्टिविटीज़ में कैसे कैसे एफर्ट हमको लगेंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो एफर्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एलोकेटिंग द एफर्ट्स टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टास्क। सो डिफरेंट टास्क को हम लोग बेसिकली एफर्ट एलोकेट कर रहे हैं, इसको हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर आप डेफिनेशन के बाद 3-4 पॉइंट आप खुद से फेंकना कि शेड्यूलिंग में क्या क्या होता है, शेड्यूल करते हैं सब कुछ, कि शेड्यूलिंग हेल्प करता है टाइमलीनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, शेड्यूलिंग हेल्प करता है कि डेडलाइन मीट हो, शेड्यूलिंग की वजह से सारे ही माइलस्टोन्स फिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक किया जा सकता है। ये सब भाई बहुत बेसिक चीज़ है जो पीडीएफ में नहीं है बट अपने को पता है, अपन फेंक सकते हैं। ठीक है, अब जब ये सब फेंक के हो जाए, डेफिनेशन फेंक के हो गया, थोड़ा बहुत उसके बारे में अदर चीज़ें फेंक के हो गई, अब हम बताएंगे प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल में पहला है compartmentalization, then you have interdependency, you have time allocation, you have effort validation, you have defined responsibilities and you have defined outcomes, defined milestone। अब ये आपको सारे 7 पॉइंट तो याद करने पड़ेंगे, अंदर वाली चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लिया तो भी चलेगा, बट ये 7 पॉइंट याद रखना बस। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंसी, कुछ बना लो इसका, नहीं क्या बन रहा है, CITEDDD कुछ बन रहा है क्या, लेट मी चेक, कुछ बनता है तो बना लेंगे। ठीक है, अभी कभी याद ही हो जाएगा। क्या है निमोनिक्स, क्या है, यू हैव CITE, तो ये C हो गया, I हो गया, T हो गया, E हो गया, देन यू हैव ट्रिपल D, सॉरी, सो यू हैव D क्यूब। ठीक है, जस्ट राइटिंग D 3 टाइम्स है ये,
तो इससे कुछ बनता है क्या भाई? CID बन रहा है, ठीक है। CID के बाद बचता क्या है? CID के बाद बचता है T, DT, CID DT। देखो कुछ में से तो नहीं बन रहा, बट आप बना सकते हो, राइट। मैंने मैंने बनाया CID, तो बन रहा है CID। 3 नाम तो याद हो गए मेरे को, CID, ठीक है। उसके बाद जो बाकी नाम है आप याद कर लो यार, कुछ बना के। छोड़ो, कचरा हटाता हूँ यहाँ से, अपन मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट इज कंपार्टमेंटलाइज। अब तो कंपार्टमेंट में क्या करते हैं कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, उसको आप स्मॉल नंबर ऑफ मैनेजेबल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट या एक्टिविटी या एक्शन या टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका आप जैसे यू हैव अ बिगर प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पे आप एक बार में काम नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, आपने कंपार्टमेंट बना दिए, छोटे छोटे नंबर ऑफ कंपार्टमेंट बना दिए। कंपार्टमेंट क्या है? कंपार्टमेंट इज़ नथिंग बट आपका प्रोजेक्ट का टुकड़ा है, स्मॉल चंक्स, ठीक है। वो छोटे मोटे एक्शंस हो सकते हैं, एक्टिविटी हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं, बट ये याद रखना ये मैनेजेबल होने चाहिए, ठीक है। मैनेजेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आपने इतने ही हिस्सों में अपने प्रोजेक्ट को तोड़ दिया है अननेसेसरी, कि अब वो काम इजी करने की जगह काम आपका हार्ड हो गया है, तो अनमैनेजेबल हो गया। आपको कुछ भी नहीं अंदाज होने, किसी भी कितने भी टुकड़ों में तोड़ना है, मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइन तो उन्होंने तो जैसे कि मैंने इतना एम्फोसाइज़ किया उस वर्ड पे मैनेजेबल, इन्होंने नहीं किया है। आप लिख ले, जब आप एग्जाम लिखोगे तो आप कर देना कि मैनेजेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डोंट कंपार्टमेंटलाइज इनटू अ मैनेजेबल नंबर ऑफ पार्ट्स, देन द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पार्ट्स में क्रिएट बाधाएं, में क्रिएट्स ट्रबल टू अचीव द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ डाल देना। देन टू अकम्प्लिश कंपार्टमेंटलाइजेशन बोथ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आर डिकम्पोज। तो कंपार्टमेंटलाइज को अगर अचीव करना है तो आपके प्रोडक्ट को भी डिकम्पोज करना, मतलब कुछ टुकड़ों में, चंक्स में तोड़ा जाता है, प्लस उसके जो प्रोसेस होते हैं उसको भी टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यू हैव इंटरडिपेंडेंसी। अब इंटरडिपेंडेंसी जो है ऑफ ईच कंपार्टमेंट एक्टिविटी एक्शन और टास्क मस्ट बी डिटरमाइंड, ठीक है। मतलब आपकी जो इंटरडिपेंडेंसी है, सी देर माइट बी सम एक्टिविटीज़ इन योर प्रोजेक्ट जो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बट ऐसे भी कुछ एक्टिविटी होंगे जो फॉर सपोज एक कंपार्टमेंट ए है और एक कंपार्टमेंट बी है। अब कंपार्टमेंट ए का एक टास्क है, जब तक वो टास्क नहीं होगा कंपार्टमेंट बी का कोई स्पेसिफिक टास्क रुका हुआ है। तो ऐसे जो इंटरडिपेंडेंसी है पहले डिफाइन करके डिटरमाइन करके रखो। टाइम एलोकेशन, ईच टास्क शुड बी scheduled to be scheduled must be allocated some number of work units. In addition, each task must be assigned a start date, completion date that are a function of the interdependency, whether the work will be conducted on a full time और अ पार्ट टाइम बेसिस। मतलब इतना बैठ के यही समझ में आया कि टाइम एलोकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टास्क को आप एक शेड्यूल नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स असाइन करोगे कि हाँ भैया, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये चैप्टर को 7 आवर्स ऑफ कंटेंट देना होगा, इस चैप्टर को 2 आवर्स ऑफ कंटेंट देना होगा, इस चैप्टर को 1 आवर ऑफ कंटेंट देना होगा। ऐसे करते करते पूरा सिलेबस बिकम्स ऑफ 36 आवर्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर को नंबर ऑफ आवर्स दे दिए, वैसे यहाँ पे हर एक टास्क को नंबर ऑफ आवर्स दिया है या वर्क यूनिट्स दिए, प्लस एक स्टार्ट डेट असाइन किया है और एंड डेट असाइन किया है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। Now less is effort validation. As time occurs, the project manager must ensure that no more than allocated number of people have been scheduled in a given time, ठीक है। जितने लोग ज़रूरत है उतने ही लोगों को किसी टाइप एक्टिविटी पे लगाना है ताकि आपका एफर्ट आप बचा सको, ठीक है। क्योंकि एफर्ट फ्री में तो कर नहीं रहा कोई, आपका लेबर है उसको आप पे कर रहे हो। तो कोई अगर एक्टिविटी पे 3 लोग का काम है और आपने 6 रख दिए हैं, तो वो 3 लोग को जो पैसे दे रहे हो वो कहाँ से दे रहे हो? पेड़ पे लग रहे हैं पैसे? नहीं ना। तो वैसे वो भी देखना होता है। नाउ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एवरी टास्क इज शेड्यूल्ड शुड बी असाइन टू अ स्पेसिफिक टीम मेंबर। हमारे जो पीपल के ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम लोग कितने अच्छे से डिवाइड करते हैं ना, स्पेसिफिक टास्क, मजाक कर रहा हूँ, उसमें तो एक ही बंदा कर रहा होता है, बट यहाँ पे एक बंदा नहीं कर सकता, यहाँ पे सबको टास्क दे दिया जाता है, ठीक है। हर एक बंदे का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो उसको पूरी करनी होती है। आगे आउटकम्स, एवरी टास्क शेड्यूल्ड शुड हैव अ डिफाइंड आउटकम। देखो हर एक टास्क का एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ मैंने इस प्रोजेक्ट को टुकड़ों में तोड़ा है। अभी उस प्रोजेक्ट को तोड़ा तो उस प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रोसेस निकले, उस प्रोसेस को मैंने और थोड़ा टास्क निकले। वो टास्क अगर मैंने उसको इतना डिकम्पोज किया है, इस लेवल ऑफ डिकम्पोज किया है कि मैंने पहले प्रोजेक्ट से प्रोसेस बनाया, प्रोसेस से टास्क बनाया। अभी टास्क को कुछ मोटिव होना चाहिए कि अपने इस लेवल तक उसको ब्रेक किया है। ऐसा थोड़ी बिन काम का बिन फुकड़ ब्रेक किए जा रहा हूँ, तो उसका एक आउटकम होना ही चाहिए, ठीक है। हर एक छोटे से मोटे, छोटा हो या मोटा हो, शिट
छोटे से बड़े टास्क का एक आउटकम होना ही चाहिए, ठीक है। फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द आउटकम इज़ नॉर्मली अ वर्क प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ वर्क प्रोडक्ट। चलो ये भी मैंने बताया। आगे माइलस्टोन, every task or group of tasks should be associated with the project milestone. A milestone is accomplished when one or more work product has been reviewed for quality, ठीक है। माइलस्टोन कब अचीव होता है, देखो जब क्वालिटी रिव्यू के लिए चला जाता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट इतना बन के तैयार हो गया है कि वो क्वालिटी रिव्यू वाले फेज़ में चला गया है, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू कब करते हो आप, बहुत ही ऑलमोस्ट एंड के स्टेप्स होते हैं। क्वालिटी रिव्यू होने के बाद क्या होता है, या तो वो वापस सेंड किया जाता है, अगर उसमें कुछ माल फंक्शन हुआ तो फिर से आपके मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में आता है, या तो वो सीधा डिप्लॉय होता है। तो क्वालिटी फेज़ में आने से माइलस्टोन, तो ये चीज़ हो गई, और इसके बाद ये टॉपिक भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टास्क नेटवर्क। अब ये क्या होता है, टास्क एक स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है, ये बात तुमको पता है। एक पूरे वर्क का एक स्मॉल यूनिट इज़ अ टास्क, ठीक है। नाउ सॉरी फॉर दिस, 1 सेकेंड, या टास्क का एक स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क है। नाउ टास्क नेटवर्क, अभी टास्क नेटवर्क में होता क्या है ना, अपन ग्राफिकल, मतलब अगर कोई टास्क समझो, कोई टास्क नंबर ऑफ टास्क जिनके आपस में कुछ रिश्ते हैं, कुछ डिपेंडेंसी है, उनको अपन ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर यू हैव नोड्स, यू हैव टास्क, यू हैव द टास्क नेटवर्क। तो नोड्स क्या करता है, जैसे कि ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये सब नोड्स है। ये नोड्स क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी बता रहे हैं, ठीक है। नोड करस्पॉन्ड टू द एक्टिविटीज़। टास्क नोड के अंदर टास्क और एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड इफ़ देयर इज़ डिपेंडेंसी बिटवीन देम, ठीक है। और उनको जो लिंक किया जा रहा है वो, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे जो एक लिंकेज है, यहाँ पे लिंकेज है, यहाँ पे लिंकेज है, तो टास्क को लिंक कर रहा है कब, अगर उनके बीच में डिपेंडेंसी है तो। और जो पूरा जो डायग्राम बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं टास्क नेटवर्क, ठीक है। सिंपल है बेसिकली। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्या है, यहाँ पे देखो, पहला उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया फिजिबिलिटी है, मतलब फिजिबिलिटी क्या है ऑफ दी प्रोडक्ट, पहले वो चेक किया। वो चेक करने के बाद सेकंड चीज़ क्या की, स्कोप बताया प्रोजेक्ट का। चलो स्कोप तक बात हो गई, आपने फिजिबिलिटी चेक कर दिया, आपको समझ में आ रहा है कि चलो फिजिबल तो है, तो जब अगर फिजिबल है तो आपने देखा स्कोप क्या है इसका, चलो आपने स्कोप भी देख लिया। स्कोप भी अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग चले गए, चलो ठीक है इस पर काम करते हैं, तो आपने शुरू किया प्लानिंग। अब प्लानिंग जैसे शुरू किया तो आपने फिर सोचा कि एक बार रिस्क भी सोच लिया जाए कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो उसको आपने डिवाइड किया 2 एक्टिविटीज़ में, और दोनों रिस्क को मर्ज किया। जब एक बार रिस्क भी मिल गया तो प्रूफ ऑफ द प्रोडक्ट कि मतलब बन सकता है, नहीं बन सकता है, हाँ मतलब है, मेरे पास वो जज्बा है, वो रिसोर्स है, रिस्क भी एनालाइज हो गया है कि प्रूफ है कि हाँ बन जाएगा प्रोडक्ट। फिर उस पर अपने इम्प्लीमेंटेशन चालू किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, और लास्ट में डिप्लॉय करके कस्टमर का फीडबैक लिया, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमारे पीएम बोले तो प्रोजेक्ट मैनेजर को, टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारे प्रोजेक्ट का जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कितने टुकड़ों में देखा, आप एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक प्रोजेक्ट को, एक किसी टास्क को या किसी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, मतलब टास्क ही कह लो इसको, क्योंकि दिस इज़ नॉट, उस टास्क को हमने कितने स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क में डिवाइड कर दिया है। तो अब इससे क्या चीज़ें समझ में आ रही है बेटर तरीके से। नाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग द वेरियस टास्क, it should be aware of all those tasks which lie in the critical path. तो it is a responsibility of हमारे PM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की, कि अगर कोई इंटरडिपेंडेंसी है प्रोजेक्ट्स के बीच में तो उसको वो एड्रेस करे। नेक्स्ट वी हैव शेड्यूलिंग विद टाइमलाइन चार्ट। अभी टाइमलाइन चार्ट क्या है ना, इसका पर्पस क्या है, देखो लिखा है इन्होंने, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में टाइमलाइन चार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो नाम ही बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग है, सेल्फ डिफाइनिंग है कि टाइमलाइन चार्ट है, टाइमलाइन बता रहा है कब इस प्रोजेक्ट में अगर कोई स्टार्ट किया है तो किस हफ्ते में या हफ्ते के किस दिन में कितना काम हो रहा है, कौन सा काम कितने हफ्तों में कंप्लीट हो रहा है, कैसे अपन प्रोजेक्ट का माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, और कैसे अपन प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो पर्पस क्या है, द पर्पस इसका टाइमलाइन चार्ट का पर्पस ये है, 1 सेकेंड, पर्पस ये है टू एम्फसाइज द स्कोप ऑफ द इंडिविजुअल टास्क। एक इंडिविजुअल टास्क का क्या स्कोप है, स्कोप मतलब कितने दिन तक वो टास्क चलेगा, वो स्कोप डिफाइन करने के लिए वी आर यूजिंग अ टाइमलाइन चार्ट। हेंस द सेट ऑफ टास्क इज गिवन एज द इनपुट टू द हेंस द सेट ऑफ टास्क आर गिवन एज इनपुट टू द टाइमलाइन चार्ट। तो अपन इनपुट क्या दे रहे हैं टाइमलाइन चार्ट को, सेट ऑफ टास्क इसको इनपुट दे रहे हैं। इसे अपन गैंट चार्ट भी कहते हैं, अगेन गैंट चार्ट बोला मैंने, ठीक है, डबल टी।
नाउ द टाइमलाइन चार्ट कैन बी डेवलप फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट और इट कैन बी डेवलप फॉर इंडिविजुअल फंक्शन, ठीक है। या तो आप ये जो गैन चार्ट है ये यू कैन डेवलप इट फॉर एंटायर प्रोजेक्ट, या किसी प्रोजेक्ट की जो कोई छोटा मोटा जो वर्क है, कोई चंक है, टुकड़ा है प्रोजेक्ट का, उसके लिए भी यू कैन डेवलप अ गैन चार्ट। तो इसमें क्या क्या होता है, ऑल द टास्क आर इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जो यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ देखो लेफ्ट मोस्ट कॉलम दिख रहा है, अब यहाँ पे सब टास्क लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार जो है इंडिकेट कर रहा है, ये जो ऐसे बार बने हुए हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा किस किस एक्टिविटी को, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बार इंडिकेट कर रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय करस्पॉन्डिंग टास्क व्हेन मल्टीपल हॉरिजॉन्टल बार कर द सेम टाइम। देख लेना यार, कुछ नहीं है, वही चीज़ें फेक के लिखी हुई है, ठीक है। सिंपल है गैंट चार्ट, कुछ भी देखो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो भी काफ़ी ईजी है, हमने यूनिट 1 और 2 में पढ़ा है, वही सब चीज़ें हैं। डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर, कोड, टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, तो वही सब चीज़ें फेक हो। यहाँ पे लिखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी तुमको देना है लिख दो, रैंडम डेट्स और लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सुंदर बना देना, काम खत्म। चलो फिर, थैंक यू। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब अच्छा लगा है, तो जिन लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उनको प्लीज़ शेयर कर देना। कल ही है तुम्हारे एग्ज़ाम्स आई गेस, तो ऑल द बेस्ट हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।